तो चलिए बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी इस प्यारी सी सीरीज के सीजन 3 को। तो जैसा कि लास्ट सीजन में हमने चुनम्यंग और उसके साथियों की सेंट्रल प्लेन्स के बाहर मौजूद 4 आउटर रीजन में से एक सिचुआन रीजन की ट्रिप को देखा था, जिसके बारे में मैं आपको कुछ ज्यादा डिटेल तो नहीं बताने वाला। अगर आप भूल चुके हो तो कोई बात नहीं, जाकर आप दोबारा से मेरी उस 15 घंटे वाली वीडियो को देख सकते हैं। अब सिचुआन टैंग फैमिली के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रांग बनाने के बाद चुनम्यंग और उसके साथी बीस रीजन यानी यूनान की तरफ अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। अब उस बीस रीजन में सेंट्रल प्लेन्स के लोगों को एंट्री नहीं होती, इसलिए खुद टैंग फैमिली के पैट्रियार्च ने वहां जाने वाले एक मर्चेंट ग्रुप को अपॉइंट किया होता है ताकि वो सेफली चुनम्यंग और उनके साथियों को बीस रीजन में पहुंचा दे। लेकिन अब दिक्कत ये होती है कि वो मर्चेंट ग्रुप अपने साथ सामान को कैरी करने की वजह से काफी स्लो ट्रेवल कर रहा होता है, जो कि हमारे चुनम्यंग से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। वो बोलता है कि यार अगर इस स्पीड से ट्रेवल करेंगे तो अगले सीजन नहीं, सीधे अगले साल हम उस बीस रीजन में पहुंचेंगे। हमें तो अपने सेक्ट लीडर की उम्र लंबी होने की दुआ करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सेक्ट वापस पहुंचने से पहले ही बुढ़ापे के कारण वो टपक जाए। सीनियर चुनबाइक चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तुम कैसी अनाप शनाप बातें बक रहे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता सामान को हमारे घोड़े कैरी कर रहे हैं इसलिए हमारी स्पीड स्लो है। चुनम्यंग बोलता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम ही लोग इस सामान को कैरी करते हुए दौड़ना स्टार्ट कर दे, इस तरह हमारी ट्रेनिंग भी हो जाएंगी। पीछे से ईसियोल बोलती है क्या तुम सीरियस हो, क्या इस तरह तुम अपने मार्शल आर्टिस्ट होने की आइडेंटिटी को हाइड करोगे। अब चुनम्यंग इन सब चीजों से परेशान हो ही रहा होता है कि मर्चेंट अपनी सवारी को रोक देता है और बोलता है कि हमारे घोड़े थक चुके हैं इसलिए हमें यहीं पर रुककर कुछ देर आराम करना होगा। चुनम्यंग ये सुनने के बाद सोच रहा होता है कि नहीं, ये तो मैंने जितना सोचा था उससे भी 7-8 गुना ज्यादा स्लो चल रहे हैं, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, इस तरह तो 20 रीजन पहुंचने में ही हमें सालों लग जाएंगे। तभी उन सभी लोगों को वहां पर किसी के आने की आहट महसूस होती है। हम देखते हैं कि ये बदकिस्मत लोग और कोई नहीं बल्कि जंगल में लूट मार मचाने वाले चोर डाकू होते हैं। अब मैं इन्हें बदकिस्मत क्यों कह रहा हूँ इसका अंदाजा आपको बहुत ही जल्द लग जाएगा, क्योंकि उन्हें देखते ही हमारा चुनम्यंग खुशी के मारे चिल्लाने लगता है। ये देख वो लुटेरे भी सोचते हैं कि ये क्या इस बच्चे की दिमागी हालत खराब है। चुनम्यंग अपनी खुशी से झूम रही आंखों के साथ चुनबाइक से बोलता है ये लोग यहाँ हमें लूटने के लिए आए हुए लुटेरे हैं, है ना। चुनबाइक बोलता है कि हाँ, लेकिन आखिर तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो। साइड से जोग्युल आगे बढ़ते हुए बोलता है कि रुको, मैं अभी इन लोगों को ठिकाने लगाता हूँ। तभी चुनम्यंग उसे रोकते हुए बोलता है कि नहीं, आखिर तुम हमारे इतने प्यारे से घोड़ों के साथ ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो। बेचारा जोग्युल कंफ्यूज होते हुए बोलता है आखिर तुम किन घोड़ों की बात कर रहे हो। चुनम्यंग अपनी एक डेविल सी स्माइल के साथ बोलता है क्या तुम्हें अपने सामने मौजूद ये तरोताजा और तगड़े घोड़े नजर नहीं आ रहे। लगता है कि हमारी यूनान की ट्रिप अब काफी स्मूथ होने वाली है। बेचारे लुटेरों को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। कुछ टाइम बाद हम उनके लीडर के आलू की तरह सुजे हुए चेहरे को देखते हैं, जो कि रोते हुए उनसे कह रहा होता है कि प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे बहुत ही भारी मिस्टेक हो गया। चुनबाइक चुनम्यंग से बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना इसके मुंह को मत तोड़ना, देखो अब ये क्या कह रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चुनम्यंग बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यही लोग मुझे रजिस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। चुनबाइक मनी मन सोचने लगता है कि ये कितना बड़ा डेविल है, सिर्फ इसे रजिस्ट करने की वजह से इसने इन्हें इतनी बुरी तरीके से पीट दिया। फिर बोलता है कि चलो बताओ अब हम इनके साथ क्या करने वाले हैं। चुनम्यंग बोलता है और क्या, मैंने तुमसे अभी तो कहा कि हम इन्हें अपने घोड़ों की तरह यूज करेंगे। वो उन लुटेरों को धमकाते हुए बोलता है कि सुनो, नॉर्मली तो मैं किसी भी लुटेरे को जिंदा छोड़ने के बारे में नहीं सोचता, लेकिन इस बार तुम अपने आप को लकी समझ सकते हो। हम देखते हैं कि वो बेचारे लुटेरे घोड़ों की तरह उन सामान को कैरी करते हुए दौड़ रहे होते हैं। चुनम्यंग उनसे चिल्लाते हुए बोलने लगता है हर गुजरते सेकंड के साथ तुम्हारी स्पीड कम हो रही है, भूलो मत मैंने तुम्हें इसीलिए जिंदा रखा है ताकि तुम मेरे कुछ काम आ सको। अगर जरा भी मुझे ऐसा फील होता है कि तुम लोग यूजलेस होते जा रहे हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वो लुटेरे चिल्लाकर बोलते हैं कि नहीं जनाब, हम अपना बेस्ट देंगे। उस मर्चेंट ग्रुप का लीडर चुनम्यंग से बोलता है क्या हमारे लिए इस तरह ट्रेवल करना ठीक होगा। चुनम्यंग बोलता है कि क्यों नहीं, क्या इसमें कुछ गड़बड़ है। मर्चेंट बोलता है कि हाँ, इस तरह हम कई सारे लोगों की अटेंशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम उन लोगों को क्या जवाब देंगे अगर वो हमसे इस बारे में पूछते हैं तो। चुनम्यंग बोलता है कि ये तो बड़ा ही सिंपल है, हम उनसे कह देंगे कि ये लोग लुटेरे हैं जिन्हें क्या हमारे स्क्वाड लीडर ने डिफीट करके अपना गुलाम बना लिया।
देखना, उस 20 प्लेस के लोग हमारी बातों पर बड़ी आसानी से यकीन कर लेंगे। वो स्क्वाड लीडर सोच रहा होता है कि ये क्या, मैं तो इनमें से किसी एक को भी नहीं हरा सकता था और ये बच्चा इन सभी को हराने का क्रेडिट मुझे दे रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि इस वजह से मैं किसी मुश्किल में फंस जाऊं। चुनम्युंग अब उन लुटेरों की तारीफ करते हुए बोलता है कि वैसे भी ये कितना अच्छा है, जरा देखो ये किस तरह हमारे लिए घोड़ों की तरह काम कर रहे हैं और रात को ये हमारे लिए टेंट भी लगाते हैं। और अगर तुम्हें भी इनसे कुछ काम हो तो बेझिझक कह देना, मुझे यकीन है कि ये मरने के बजाय उस काम को करना ज्यादा पसंद करेंगे। और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो फिर हम किसी अच्छी सी जगह देखकर उन्हें गाड़ देंगे। अब ऐसी बातें सुनने के बाद तो उन लुटेरों का सरदार चिल्लाकर बोलता है कि नहीं जनाब, हम आपके लिए कुत्ता भैंस बकरी सब कुछ बनने के लिए तैयार है। आप बस हमें हुक्म दीजिए क्या करना है, हम आपके काम को करने के लिए रेडी है। बस बस हमें मारना मत। अब ऐसी बातें सुनने के बाद तो उस मर्चेंट को भी उन पर दया आ जाती है। वो चुनम्युंग से बोलता है कि चलो अभी के लिए हम उन्हें ऐसे ही रहने देते हैं। मगर चुनम्युंग बोलता है कि नहीं, अगर तुम्हें इनसे जरा भी खतरा महसूस हो रहा है तो मुझे बताओ, मैं एडवांस में इनकी कुछ हड्डियां तोड़ देता हूँ। वो लुटेरे ये सुनते ही चुनम्युंग से रहम की भीख मांगते हुए बोलते हैं कि सर हम सब कुछ करने के लिए तैयार है, हम सब कुछ समझ चुके हैं, प्लीज हमें मारना मत। चुनम्युंग उनकी खोपड़ी बजाते हुए बोलता है कि अच्छा, अगर तुम्हें इतना ही समझ आता है तो फिर आखिर तुम लुटेरे बने ही क्यों। ये सोचना भी मत कि यूनान पहुंचने तक मैं तुम्हें इंसानों की तरह ट्रीट करूंगा। चुनबाइक और जोंग को भी ये देखने के बाद अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं। जोंग बोलता है कि यार, हमारा चुनम्युंग तो अब पहले से काफी काइंड हो चुका है, क्योंकि अगर वो पुराने वाला होता तो वो पहले तो इनकी हड्डियों को तोड़ता और फिर सोचता कि हम इनका घोड़ों की तरह इस्तेमाल कर सकते थे। चुनबाइक बोलता है कि नहीं, उनकी हड्डियों को तोड़ने के बाद भी वो उनसे घोड़ों की तरह काम करवाता। पीछे से ईसियोल बोलती है कि नहीं, तुम भी गलत हो, क्योंकि वो उनकी हड्डियों के साथ साथ उनकी खोपड़ी को भी तोड़ता। अब वो पहले से काफी काइंड हो चुका है। अब दिन भर घोड़ों की तरह भागने के बाद बैंडिट्स जब रात में खाना मांगते हैं तो चुनम्युंग उनसे बोलता है कि ये क्या, आखिर घोड़ों ने कब से इंसानी खाना खाना स्टार्ट कर दिया, जाओ जाकर उस घास फूस को खाओ। भाई, मुझे तो किसी भी एंगल से हमारा चुनम्युंग काइंड होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ये तो अब भी पहले की तरह ही डेविल है। वो बेचारे लुटेरे भी इसी बारे में सोच रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि हमने कितने ही अरमानों के साथ अपनी इस साल की जर्नी को स्टार्ट किया था, लेकिन हमें क्या पता था कि हम इस जैसे किसी मॉन्स्टर से जा भिड़ेंगे जो कि हमें इंसानों की तरह ट्रीट भी नहीं करता। तभी जोग्युल वहां मौजूद कैरेस से जाकर टकराता है। ये देख वो बैंडिट्स भी चुनम्युंग की बुराई करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ आ चुका होता है कि वो यहाँ पर अकेले नहीं है जिन्हें कि ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। यहाँ और भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि रोज रात में उस मॉन्स्टर से जानवरों की तरह पिटते हैं। बेचारा मर्चेंट तो ये देख अपने मनी मन एक लुटेरा और मार्शल आर्टिस्ट ना होने पर ऊपर वाले का शुक्र अदा करने लगता है। वो बोलता है कि रोज रात में इस जैसे किसी मॉन्स्टर के हाथों पिटना, सच में ये लोग तो काफी स्ट्रांग है। चुनम्युंग वहां से जाते हुए बोलता है कि तुम में से किसी ने भी कुछ भी प्रोग्रेस नहीं किया, मैं अभी सूसू करके आता हूँ, तब तक तुम एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हो। जोग्युल अधमरी हालत में बोलता है कि पता नहीं कब हमें इस मॉन्स्टर से निजात मिलेंगी। जोंग बेचारा तो ये भी भूल चुका होता है कि वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। दूसरे दिन की सुबह हम देखते हैं कि वो लोग उन पहाड़ी इलाके के दरमियान से ट्रेवल करने लगते हैं, जहाँ पर उन लुटेरों के जरिए कैरेज को खिंचवाने की वजह से कई सारे लोगों का ध्यान उनकी तरफ जा रहा होता है। चुनबाइक हमें बताता है कि वो लोग अब यूनान पहुंच चुके हैं। वो बोलता है कि यार, अब मुझे पता चला कि आखिर क्यों सेंट्रल प्लेन की गवर्नमेंट यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ बड़े बड़े पहाड़ और चट्टाने मौजूद है। वैसे यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ मामूली किसान देखने को मिले, आखिर वो 20 प्लेस के मार्शल आर्टिस्ट कहाँ पर है। मैंने तो सुना था कि वो पूरे यूनान पर रूल करते हैं, तो फिर आखिर यहाँ इंटर होते वक्त उन्होंने हमें इंस्पेक्ट क्यों नहीं किया। चुनम्युंग बोलता है कि वो लोग यहाँ पर हर वक्त नजर नहीं रखते। मर्चेंट बताता है कि यहाँ मौजूद कुनमिंग सिटी के ही वो लोग इंचार्ज है, क्योंकि वहीं पर चाय की ट्रेडिंग होती है, बाकी सभी जगह पर वो कभी कभी पहरा देने के लिए आते हैं। चुनम्युंग उससे पूछता है आखिर तुम इतने नर्वस क्यों हो। वो मर्चेंट बताता है कि हमें हमेशा ही ऑन गार्ड होना चाहिए, क्योंकि इस यूनान में 20 प्लेस का इन्फ्लुएंस सिचुआन में टैंग क्लैन के इन्फ्लुएंस से कई गुना ज्यादा है। हो सकता है कि यहाँ मौजूद नॉर्मल लोगों में से ही कोई एक उनका जासूस हो। चुनबाइक बोलता है वैसे इनके कपड़े और कमजोर बॉडीज को देखकर ऐसा लगता नहीं कि इनकी जिंदगी यहाँ पर अच्छे से गुजर रही है।
मर्चेंट बताता है कि हाँ, यूनान में शुरुआत से ही खाने की काफी किल्लत होती है, इसलिए इन लोगों की ऐसी हालत को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में चीजें और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। चुनबाइक बोलता है, लेकिन मैंने तो सुना था कि ये लोग अब भी वेस्टर्न रीजन के साथ चाय की ट्रेडिंग करते हैं। मर्चेंट बोलता है कि हाँ, लेकिन वेस्टर्न रीजन उतनी चाय कंज्यूम नहीं करता जितना कि सेंट्रल प्लेन करता है। और तो और वेस्टर्न रीजन में जिस तरह की चाय के लोग शौकीन है, वो यहाँ पर काफी कम पाई जाती है। चुनबाइक बोलता है कि ये तो फिर बिल्कुल ही साफ साफ नजर आ रहा है कि सेंट्रल प्लेन से ताल्लुकात तोड़कर इन्होंने अपने हाथ से ही अपने पैर पर कुराड़ी मारी है। मर्चेंट बोलता है कि हाँ, यही सेम चीज सिचुआन टैंक लाइन पर भी अप्लाई होती है, लेकिन ये अच्छी बात है कि टैंक लाइन सिर्फ और सिर्फ चाय पर डिपेंड नहीं होता, क्योंकि वो लोग वेपन्स को भी क्रिएट करते हैं जिनका वेस्टर्न रीजन में काफी इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बहुत जल्द कुनमिंग सिटी पहुंच जाएंगे, फिर हमारा तुम्हें यहाँ लाने का मिशन कंप्लीट हो जाएगा। वैसे रास्ते में हमें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर बाद वो लोग ट्रेवल करते हुए कुनमिंग सिटी के गेट पर पहुंच जाते हैं, जिसे देख हमारा चुनमिंग हैरान होते हुए बोलता है, क्या ये सच में एक सिटी का गेट है? ये तो मुझे एक छोटा सा विलेज नजर आ रहा है। मर्चेंट बोलता है कि हाँ, ये सब कुछ यहाँ हो रही खाने की कमी की वजह से है। फिर वो ग्रीट करते हुए वहां से जाने की इजाजत लेता है। अब मर्चेंट ने तो इन लोगों को यहाँ पहुंचाकर अपना मिशन कंप्लीट कर दिया होता है, लेकिन हमें इन लुटेरों के मिशन के बारे में कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये कब कंप्लीट होगा। चुनमिंग उन्हें घूर कर देखने लगता है, जिस पर उनका लीडर एक बहुत ही बेचारगी वाली शक्ल बनाकर अपने मनी मन सोच रहा होता है कि मास्टर प्लीज हमें जाने दे। चुनबाइक भी बोलता है कि हाँ, लगता है कि अब हमें इन्हें यहाँ से जाने देना चाहिए। चुनमिंग बोलता है, क्या सच में? चुनबाइक बोलता है कि हाँ, भले ही इन लोगों ने कई क्राइम किए हैं, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ आने तक इन्होंने उससे कई गुना ज्यादा सजा काटी है? जरा देखो इन बेचारों की तरफ, अब हमें थोड़ा रहम दिखाते हुए इन्हें छोड़ना होगा। चुनमिंग बोलता है कि वाह, ये आइडिया तो काफी कमाल का है। चुनबाइक बोलता है कि ऐसी एक्टिंग करना बंद करो, मुझे काफी डर लगता है। चुनमिंग अब उन लुटेरों से कहता है कि सुनो, मेरा साथी कह रहा है कि मुझे तुम्हें यहाँ से जाने देना चाहिए। वो लुटेरे सर झुकाते हुए बोलते हैं कि हाँ जी जनाब, प्लीज हम पर रहम करें, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम यहाँ से आगे अपनी जिंदगी बदल देंगे। चुनम्योंग अपने हाथ में एनर्जी रिलीज करते हुए बोलता है कि अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बड़ी स्पीड से उन लोगों के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को ब्लॉक कर देता है। फिर उनसे कहता है कि अब तुम फ्री हो, चाहो तो यहाँ से चले जाओ या फिर हमारे यहाँ वापस आने का इंतजार करो। एक बात याद रखना कि मैंने जो सील तुम्हारे ऊपर प्लांट की है उसे मेरे अलावा और कोई रिमूव नहीं कर सकता, यानी कि अगर तुम यहाँ से चले जाते हो तो फिर तुम्हें एक साधारण इंसान की जिंदगी गुजारनी होगी। अब ये देखने के बाद तो चुनबाइक का चेहरा ही उतर जाता है। चुनमिंग उससे बोलता है कि आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, हमें वापस जाते वक्त भी घोड़ों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं बस इस चीज को मेक श्योर कर रहा था। अब चुनबाइक सभी से कहता है कि एक बात ध्यान में रखना कि हम यहाँ पर एक छोटे से मर्चेंट ग्रुप के मेंबर्स हैं, ना कि माउंट वर्सेट के डिसाइपल्स, इसीलिए कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे हमारी ट्रू आइडेंटिटी रिवील हो। पीछे से चुनमिंग भी बोलता है कि हाँ, तुम सभी लोगों को कोई भी काम करने से पहले 2 बार सोचने की जरूरत है, इसी तरह तुम लोग इम्प्रूव कर सकते हो। चुनबाइक बोलता है कि ये सभी के सभी इंस्ट्रक्शंस मैं यहाँ तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर इन सब की सबसे ज्यादा जरूरत है। चुनम्योंग हैरानी वाले फेस के साथ बोलता है, क्या तुम्हारी मुझसे कोई पर्सनल दुश्मनी है? फिर अपने साथियों से पूछता है, क्या तुम लोग भी यही सोचते हो कि मैं ही हर जगह परेशानियों को क्रिएट करता हूँ? वो सभी बेझिझक होकर कह देते हैं कि हाँ जी जनाब। चुनमिंग बोलता है कि नहीं यार, ये कैसे हो सकता है। अब वो लोग फाइनली कुनमिंग सिटी के गेट से अंदर की ओर इंटर होते हैं, जहाँ सामने का नजारा देखते ही सीनियर चुनबाइक का चेहरा तो फीका पड़ जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो सिटी कम्प्लीटली वीरान और खंडर होती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे यहाँ पर किसी किस्म का कोई पेंडेमिक चल रहा हो। जोग्युल बोलता है कि यार, मैं जानता था कि सेंट्रल प्लेन से ट्रेड बंद होने के बाद ये लोग काफी कुछ सह चुके हैं, लेकिन मैंने इतनी बुरी हालत बिल्कुल भी इमेजिन नहीं की थी। इस जगह से वाइटलिटी तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। चुनबाइक बोलता है कि चलो हम लोग यहाँ से अलग अलग होकर यहाँ जिस काम के लिए आए हैं उसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक सूरज के डूबने पर हम लोग यहाँ पर मिलेंगे। ईसियाल, मैं चाहता हूँ कि तुम चुनम्योंग के साथ ही रहो ताकि वो और कोई परेशानी को खड़ा ना करे। चुनम्योंग बोलता है, क्या सीरियसली, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझ पर कुछ ज्यादा ही हार्श हो रहे हो? कुछ देर बाद हम देखते हैं कि चुनम्योंग एक होटल में बैठकर चाय पी रहा होता है। वो इस सिटी की इतनी बुरी हालत को देख सोचता है कि एक वक्त था जब ये कुनमिंग सिटी इस यूनान का हार्ट हुआ करती थी। अगर इस जगह का इतना बुरा हाल है तो दूसरे रीजन को तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते।
तभी ईसियोल उसे टोकते हुए बोलती है कि इंपीरियल ग्रूमवेल सभी सीनियर्स रात होने तक उस हर्ब को तलाश करने वाले हैं और यहाँ तुम बैठे एक होटल में चाय पी रहे हो, क्या सच में तुम्हें यह शोभा देता है? चुनम्युंग अपनी जगह से उठते हुए बोलता है कि ठीक है, फिर मैं भी अपने आसपास के इलाके में थोड़ी छानबीन करके आता हूँ। अब ये सुनते ही ईसियोल चुनम्युंग के छानबीन करने के तरीके को इमेजिन करने लगती है, जो कि उसे सदमे में डाल देता है। वो चुनम्युंग को रोकते हुए बोलती है कि रुको जरा, मैं तुम्हारे लिए और एक चाय ऑर्डर करती हूँ। वो जल्दी से ऑनर से कहती है कि हे, हमारे लिए यहाँ की सबसे बेहतरीन चाय को पेश करो। ऑनर भी ये सुनकर काफी खुश हो जाता है। तभी चुनम्युंग उसे रोकते हुए बोलता है कि सर, क्या आप मुझे इस हर्ब के बारे में कुछ बता सकते हैं? वो ऑनर उस फोटो की तरफ देखते हुए बोलता है कि यार, मैं इस इलाके में उगने वाली सभी किस्म की चाय को जानता हूँ, लेकिन मैंने ऐसी हर्ब कभी नहीं देखी। चुनमिंग बोलता है कि अच्छा, क्या यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो कि मेडिसिन और हर्ब के बारे में नॉलेज रखता हो? ऑनर बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं उसे यहाँ ला भी सकता हूँ, लेकिन सिर्फ चाय से काम नहीं चलने वाला। चुनम्युंग बगैर किसी देरी के उसके तरफ गोल्ड कॉइन बढ़ाते हुए बोलता है कि ठीक है, फिर हमारे लिए कुछ खाना भी ले आओ। वो ऑनर खुशी खुशी उसे लेकर वहां से चला जाता है। ईशियोल उसे ऐसा करता देख उससे पूछती है, क्या स्टार्टिंग से ही तुम्हारा यही प्लान था? चुनम्युंग बोलता है कि हाँ, ऐसी जगहों पर हमें डायरेक्टली पूछने पर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, हमें किसी न किसी चीज का सहारा लेना पड़ता है। ईसियोल मनी मन सोचती है कि मानना पड़ेगा, ये असल में है बड़ा स्मार्ट। दूसरी साइड हम जोग्युल को देखते हैं, जो कि परेशान होते हुए सोच रहा होता है कि यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ के लोगों को इंपीरियल ग्रूमवेल के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने सोचा था कि ये लोग सिचुआन के कांटेक्ट में होने की वजह से थोड़े बहुत नॉलेजेबल होंगे, लेकिन यहाँ तो कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। तभी एक आदमी उसके आस्तीन को पकड़ लेता है और भाई उसकी हालत सच में काफी खराब होती है। वो तो सिर्फ और सिर्फ जोग्युल से खाना मांग रहा होता है। जोग्युल उसे देख सोचता है कि मैंने आज से पहले कभी किसी को इतना लाचार नहीं देखा, ये पूरी जगह भुखमरी से भरी पड़ी है। अब वो अपने पास से एक ब्रेड का टुकड़ा निकाल कर उसे दे देता है। तभी उसे अपने पीछे से कुछ बच्चों के शोर मचाने की आवाज आती है। मुड़कर देखने पर उसे पता चलता है कि ये तो हमारा जोंग है, जिसे चारों तरफ से बच्चों ने घेर रखा है। वो सभी उससे खाने की मांग कर रहे होते हैं। जोंग उन्हें बांटते हुए बोलता है कि जरा रुको, एक एक करके मैं सभी को दूंगा, लेकिन उनसे बिल्कुल भी नहीं रहा जाता। वो जोंग के झोले को फाड़कर अपने अपने हिस्से को लेकर वहां से चले जाते हैं। जोग्युल ये देख बोलता है कि एटलीस्ट उन्हें तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए था। जोंग बोलता है कि नहीं, वो लोग अभी इस कंडीशन में नहीं है। मैनर्स तभी सामने आते हैं जब पेट भरा हुआ हो। आखिर तुम इस भुखमरी से तड़प रहे बच्चों से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो? जोग्युल बोलता है कि हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मुझे माफ करना। तभी उन्हें अपने पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। एक आदमी बच्चे से उस बन को छीनते हुए बोलता है कि इसे मुझे दो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की? वो बच्चा बोलता है कि नहीं, मैंने इसे चोरी नहीं किया, बल्कि उन्हीं लोगों ने इसे मुझे दिया है। वो आदमी बच्चे को जमीन पर गिराते हुए बोलता है कि झूठ, इस कुनमिंग सिटी में कोई भी अपने खाने को शेयर नहीं करता, तुमने जरूर इसे उनसे चुराया होगा। चलो देखते हैं कि अपने हाथ कटने के बाद भी तुम इसे अपने पास ही रख पाते हो या नहीं। अब ये देख जोंग जल्दी से आगे बढ़ते हुए उस आदमी के हाथ को मरोड़ कर बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने उसे खुद इस बन को दिया है। वो आदमी हैरान होते हुए बोलता है, क्या सच में? जोंग उसका हाथ छोड़कर बोलता है कि हाँ। आखिर तुम सच जाने बिना एक छोटे से बच्चे को इतनी बड़ी पनिशमेंट कैसे दे सकते हो? वो आदमी माफी मांगते हुए बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे लगा था कि उसने तुमसे ये चुराया होगा, मुझसे बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो गई। जोंग बड़े ही डिसअपॉइंटमेंट के साथ उसे देखकर वहां से चला जाता है और फिर उस बच्चे से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वो बच्चा बोलता है कि हाँ, लेकिन मेरा ये बन खराब हो गया, जिसे कि मैं अपने छोटे बहन भाई के लिए ले जा रहा था। जोंग बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक और खरीद कर दे दूंगा। अब ये सुन वो बच्चा काफी खुश हो जाता है। जोग्युल भी उसे ऐसा करता देख अपने मनी मन कहता है कि यार, मैं तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंपीरियल ग्रूमवेल को ढूंढने पर फोकस कर रहा था, लेकिन सीनियर को देखो, वो अब भी दूसरों की जरूरतों को पूरा करना ही अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं। ये सच में एक ट्रू टाउस्ट है, मुझे भी इनसे कुछ सीखना चाहिए। अब जोंग सीधे ही खड़ा होकर और खाना खरीदने के लिए जोग्युल से पैसे मांगता है। जोग्युल हैरान होते हुए बोलता है, क्या? जोंग बोलता है कि हाँ, मेरे पास के सभी पैसे खत्म हो गए, अब तुम मुझे दो। जोग्युल सोच रहा होता है कि यार ये क्या, आखिर मैं कैसे अपने सीनियर की काइंडनेस में शामिल हो गया। वो बोलता है कि अगर हम ऐसे ही सभी पैसे खर्च कर देंगे तो फिर वापस जाते वक्त हमारा क्या होगा? जोंग बोलता है कि सिचुआन वापस पहुंचकर तुम दोबारा से अपने फादर से कुछ और पैसे मांग लेना, वैसे भी इतनी रिच फैमिली से बिलोंग करने का फायदा ही क्या अगर तुम उनका पैसा यूज न कर सको। जोग्युल अब भी थोड़ा हेजिटेट कर ही रहा होता है कि जोंग एक अजीब से चेहरे के साथ उससे बोलता है, हे, क्या तुम ऐसा नहीं करने वाले?
जोग्युल इस फैमिलियर से एक्सप्रेशंस को देखते ही मान जाता है और फिर हम देखते हैं कि जोंग दोबारा से उन बच्चों में खाना बांट रहा होता है। जोग्युल भी उसकी मदद करने लगता है, लेकिन वो बोलता है कि ये क्या, ये बच्चे तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब फिर से उनका खाना खत्म हो जाता है। बचे हुए बच्चे अब भी उम्मीद भरी निगाहों से जोंग की ओर ही देख रहे होते हैं। जोंग ये देख जोग्युल से फिर से खाना लाने के लिए कहता है, मगर अब जोग्युल कहता है कि उसके पास के पैसे भी खत्म हो चुके हैं। जोंग पूछता है, क्या सच में तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है? जोग्युल बोलता है कि हाँ, मेरे पास इमरजेंसी के लिए बचाए हुए पैसे भी खत्म हो गए। वो बच्चे बड़ी मासूमियत के साथ जोंग से कहते हैं कि कोई बात नहीं, लगता है कि हम लेट हो गए। जोंग उन्हें देख अपने मनी मन सोचता है कि जरा देखो इन्हें, कितनी छोटी सी उम्र में मैच्योर हो चुके हैं। बजाय गुस्सा होने के इन्होंने खामोश रहना चूज किया। जोंग से उनकी ऐसी बेबसी देखी नहीं जाती। वो गुस्से से अपनी सॉर्ड को जोग्युल को थमाते हुए बोलता है कि ये लो, इसे बेचकर और खाना ले आओ। आप लोग तो जानते ही है कि एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए उसकी सॉर्ड कितनी मायने रखती है। जोग्युल को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वो बोलता है कि सीनियर, ये प्लम ब्लॉसम सॉर्ड है, अगर तुम इसे बेच देते हो तो सेक्ट लीडर की पनिशमेंट से नहीं बच पाओगे। जोंग बोलता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर मैं इस सॉर्ड को बेचकर भूखे बच्चों को खाना खिलाता हूँ तो सेक्ट लीडर मुझे पनिश करेंगे? अब जोग्युल सेक्ट लीडर के मिजाज के बारे में तो अच्छे से जानता है कि वो कितने काइंड है, इसलिए उसे भी ये समझ आ गया होता है कि सेक्ट लीडर उसे पनिश नहीं करेंगे। जोंग बोलता है कि चलो अब जल्दी से जाओ और इस सॉर्ड को बेचकर खाना ले आओ। मैं एक सॉर्डमैन होने से पहले टाओइस्ट हूँ, जो कि इन बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। अब इसी दौरान वहाँ सीनियर चुनबाइक की एंट्री होती है, जिसे वो दोनों यहाँ की सिचुएशन के बारे में बता देते हैं। जिसे सुनने के बाद चुनबाइक जोंग से बोलता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता हूँ, लेकिन तुम कुछ बूंद पानी से पूरे खेत को सैराब नहीं कर सकते। जोंग इस बात को समझ तो गया होता है, लेकिन अब भी वो पीछे हटने पर राजी नहीं होता। चुनबाइक ये देख सोचता है कि ये कितना जिद्दी है, ये जानने के बाद भी कि इस काम से हम कई सारी अटेंशन को ग्रैब कर लेंगे, जिस वजह से हो सकता है कि हम किसी मुसीबत में भी फंस जाए। लेकिन फिर भी वो उन बच्चों के लिए रिस्क उठाने को तैयार है। अब इतने प्योर गट्स को देखने के बाद वो भी जोंग को पैसे देते हुए बोलता है कि ठीक है, फिर जाओ जाकर खाना ले आओ, हम सब एक साथ मिलकर उसे बांटेंगे। जोंग हैरान होते हुए बोलता है, क्या ये सच में ठीक होगा? चुनबाइक बोलता है कि हाँ, मैं हमेशा से ही अपने माउंट सेट को टॉप सेट बनाने का सोचता हूँ, लेकिन ऐसा टॉप सेट बनने का फायदा ही क्या जो कि दूसरों की मदद करने से हेजिटेट करे। अब वो सभी एक साथ मिलकर खाना तकसीम करना स्टार्ट करते हैं और भाई ये बच्चे तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। समय के साथ वो बढ़ते ही जा रहे होते हैं। सिर्फ वही नहीं, अडल्ट लोग भी वहाँ जमा हो रहे होते हैं। चुनबाइक को भी धीरे धीरे ये समझ आ रहा होता है कि कई सारी लोगों की अटेंशन उन पर पड़ रही है। वो उस खाने को वही छोड़कर वहां से जाने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि इसके कितने बड़े कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। लेकिन फिर अब जिस चीज का डर था वही हो जाता है, क्योंकि वहाँ इस अटेंशन की वजह से एंट्री होती है 20 प्लेस के मार्शल आर्टिस्ट की, जिनके यहाँ आने के इंटेंशंस अच्छे तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। चुनबाइक परेशान होते हुए सोचता है कि ये पूरे 5 लोग हैं, अगर हमें इंपीरियल ग्रोमवेल चाहिए तो काफी सावधानी के साथ काम करना होगा। उन मार्शल आर्टिस्ट का लीडर पूछता है कि आखिर तुम लोग हो कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हो? चुनबाइक बड़ी अदब से जवाब देता है कि हम सिचुआन के मर्चेंट गिल्ड से बिलोंग करते हैं, जो कि यहाँ इन भूखे बच्चों को खाना खिलाने का काम कर रहे हैं। वो लीडर बोलता है कि अच्छा, तो तुम मर्चेंट गिल्ड से बिलोंग करते हो और यहाँ भूखे लोगों को फ्री में खाना खिला रहे हो। मैंने तो आज से पहले किसी मर्चेंट को ऐसा करते हुए नहीं देखा। चुनबाइक बोलता है कि मुझे माफ करना, असल में हम लोग यहाँ पर नए हैं। वो लीडर बोलता है कि अच्छा, क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ नजर आता हूँ? क्या तुम सेंट्रल प्लेन्स के लोगों को यूनान के लोग भिखारी नजर आते हैं? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर ऐसी हरकत करने की? तुम ही लोगों की हरकतों की वजह से यूनान की आज इतनी बुरी हालत हो चुकी है और अब तुम यहाँ आकर फ्री में खाना बांटकर हमें चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। चुनबाइक सोचता है कि अच्छा, तो अब मुझे समझ आ रहा है कि आखिर क्यों इन बच्चों के ग्रुप में हमने इतने कम अडल्ट लोगों को देखा। वो माफी मांगते हुए बोलता है कि हमें माफ करना, हमारा ऐसा कुछ करने का इंटेंशन नहीं था, हम अभी अपना सामान पैक करके यहाँ से निकलते हैं। वो लीडर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, तभी पीछे से दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि बस बहुत हुआ, ये लोग तो बस हमारे बुरे वक्त में हमारी मदद करना चाहते थे, हमें इनके साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। जिसे सुन वो पहले वाला वहां से जाने लगता है। अब ये देख चुनबाइक चैन की सांस ले ही रहा होता है कि वो मार्शल आर्टिस्ट मुड़कर चुनबाइक पर अटैक कर देता है, जिसे चुनबाइक जैसे तैसे ब्लॉक तो कर देता है, लेकिन उसने यहाँ एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी होती है। वो मार्शल आर्टिस्ट मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ, तो जैसा कि मैंने सोचा था, तुम लोग कोई मामूली से मर्चेंट नहीं बल्कि ट्रेन मार्शल आर्टिस्ट हो। वो ऑर्डर देता है कि ये लोग सस्पिशियस है, इन्हें पकड़ लो। अब हम देखते हैं कि इन तीनों को ही उन मार्शल आर्टिस्ट ने घेर लिया होता है।
जोग्युल अपने सीनियर से आगे क्या करना है इस बारे में पूछता है, मगर सीनियर चुनबाइक तो पहले से ही इस सिचुएशन की वजह से काफी परेशान हो गया होता है। साइड से जोंग उससे माफी मांगते हुए बोलता है कि ये सब कुछ मेरी जिद की वजह से हुआ है, मगर चुनबाइक उससे बोलता है कि नहीं, आखिरी डिसीजन मेरा था, इसलिए मैं ही इन सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। हम सभी एक साथ मिलकर फाइट करेंगे, जिस पर वो दोनों भी राजी हो जाते हैं। लेकिन फिर हमारे जॉन्ग को रियलाइज होता है कि उसने इमोशंस में आकर अपनी शॉट बेच दी थी। जोगिल बोलता है कि कोई ना, किसी लकड़ी की स्टिक को उठा लो। जोंग बोलता है कि नहीं, मैं क्लोज कॉम्बैट टेक्निक को यूज कर लेता हूँ। अब उन लोगों को इन मार्शल आर्टिस्ट के पोस्टर से ये समझ आ रहा होता है कि ये सभी के सभी लोग काफी स्किल्ड है, यानी कि इनका यहाँ से बच निकलना काफी मुश्किल होने वाला है। चुनबाई किसी तरकीब के बारे में सोच ही रहा होता है कि वही पहले वाला मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि हे, अगर तुम यहाँ से बचकर भागने के बारे में सोच रहे हो तो मैं तुम्हें यह पहले ही बता दूं कि यह बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला। हम सभी के सभी 20 प्लेस के मार्शल आर्टिस्ट हैं। अब वो सभी एक साथ उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक को अपने पीछे से कोई आता हुआ महसूस होता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारे चुनम्युंग ने हवा में ही उन सब की बैंड बजा दी होती है। वो चुनबाइक को चिढ़ाते हुए बोलता है कि सीनियर, शायद कुछ टाइम पहले कोई ये कह रहा था कि वो मैं हूँ जो कि यहाँ परेशानियों को क्रिएट करता है, लेकिन जरा देखो तो हमें यहाँ आए हुए आधा दिन भी नहीं हुआ और उसी बंदे ने यहाँ सबसे बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। चुनबाइक मन ही मन बोलता है कि यार, इससे अच्छा तो मैं इन लोगों के जरिए पकड़ा जाता। चुनम्युंग जोंग पर भी चिल्लाते हुए बोलता है कि हे, इतनी अर्जेंट सिचुएशन में तुम्हारी शॉट कहाँ पर है? आखिर तुम दूसरी ओर क्यों देख रहे हो? चलो जल्दी से मुझे जवाब दो। जोगिल बड़ी मासूमियत के साथ बोलता है कि हमने उसे राशन दुकान वाले को भेज दिया। अब ये सुनने के बाद तो चुनम्युंग की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। वो बोलता है कि वाह, कितना महान काम किया है, अनबिलीवेबल। चलो अब बताओ, क्या मैं तुम लोगों को भी उसी राशन दुकान वाले को भेज दूं? क्या तुम लोगों की अकल घास चढ़ने के लिए गई है? पीछे से वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि हे बच्चे, आखिर तू कौन है? लगता है कि तुझे इस सिचुएशन का अंदाजा नहीं है। चुनम्युंग बड़ी ही फ्रस्ट्रेशन के साथ पीछे मुड़कर उससे बोलता है कि हे, क्या अभी अभी तूने मुझे बच्चा कहा? एक बच्चा? मुझे बता, तू होता कौन है मुझसे ऐसे बात करने वाला? जरा रुक, मैं कुछ देर बाद तुझसे निपटता हूँ। फिर वो दोबारा से चुनबाई के मजे लेते हुए बोलता है कि डोंट वरी सीनियर, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ जो कि बेवजह परेशानी क्रिएट करूंगा। चुनबाई फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलता है कि बस बहुत हुआ, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है। चुनम्युंग बताता है कि उसने पूरी कुनमिंग सिटी में छान मारा और यहाँ पर कोई भी इंपीरियल ग्रूमविल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। चुनबाई बोलता है तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? चुनम्युंग बोलता है कि कुछ नहीं, हमें डायरेक्टली इन लोगों के मास्टर से बात करनी होगी। चुनबाई बोलता है लेकिन वो कैसे? चुनम्युंग बोलता है कि ये तो बड़ा ही सिंपल है, हम उनसे डायरेक्टली कहेंगे कि वो हमें अपने मास्टर के पास ले जाए। जोग्युल बोलता है ये तो मुझे मरने का सबसे फास्टेस्ट वे नजर आ रहा है। चुनम्युंग सीधे ही उन मार्शल आर्टिस्ट से कहता है, क्या तुम हमें डायरेक्टली अपने मास्टर के पास ले जाओगे या फिर मैं तुम्हारी थोड़ी खातिरदारी कर लूँ? वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि अच्छा, तो तुम हमारे मास्टर से मिलना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हें वहां ले जाने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी हमारी इस कुनमिंग सिटी में काफी कम गेस्ट आते हैं। चुनम्युंग ये सुन बोलता है कि वाह, तुम तो सच में काफी समझदार हो, तो चलो अब जल्दी से हमें रास्ता बताओ। ये सुन वो मार्शल आर्टिस्ट हंसने लगता है और फिर बोलता है कि जरूर, हम तुम्हें वहां तो ले जाएंगे, लेकिन अपने तरीके से। हम देखते हैं कि उनके आसपास मौजूद घरों से कई सारे 20 पैलेस के मार्शल आर्टिस्ट निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। उनकी तादाद सैकड़ों में होती है। चुनम्युंग ये देख बोलता है कि अरे अरे, थोड़ा शांत हो जाओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा नंबर हमारे से कुछ ज्यादा ही ज्यादा है? मतलब अब मुझसे ये मत कहना कि जमीन के नीचे से भी तुम्हारे कुछ लोग निकलेंगे। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सीन चेंज होकर के हमें हमारे माउंट वा सेट के सेक्ट लीडर को दिखाया जाता है, जो कि एक पहाड़ की चोटी पर खड़े कुछ सोच रहे होते हैं। पीछे से हमारे मार्शल हॉल एल्डर आते हुए बोलते हैं कि सेक्ट लीडर, क्या आप फिर से हमारे उन डिसाइपल्स की फिक्र कर रहे हो? सेक्ट लीडर बोलते हैं कि हाँ, मैंने कई बार अपने आप से ये कहा है कि ये सब कुछ मैंने सिर्फ अपने सेट के लिए किया, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों के बारे में सोचने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा। एल्डर बोलते हैं कि हाँ, ये आपके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्या आपको नहीं लगता कि हमें उन पर भरोसा करना चाहिए? क्योंकि वो लोग हमसे काफी बेहतर है, हमें बस एक ऐसी फाउंडेशन बनना होगा जो कि उन्हें सपोर्ट करे। सेक्ट लीडर बोलते हैं कि हाँ, तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन फिर भी वो लोग आज से पहले कभी माउंट वा सेट से इतनी दूर नहीं गए। अब इनकी ऐसी बातें चली रही होती है कि पीछे से मेरे और आपके फेवरेट इकोनॉमी एल्डर की एंट्री होती है, जो कि आते ही सेक्ट लीडर से कहते हैं कि आपको हमारे साथ चलना होगा, बहुत ही बड़ी मुश्किल हो गई है। सेक्ट लीडर पूछते हैं कि इतनी सुबह सुबह कौन सी मुश्किल आन पड़ी? तो हमारे एल्डर बताते हैं कि टैंक क्लैन के पैट्रियार्च हमारे गेट पर आए हैं।
अब ये सुनते ही हमारे सेक्ट लीडर की तो हवा निकल जाती है। दूसरे साइड हमें माउंट सेट के गेट को दिखाया जाता है, जहां मौजूद टैंक क्लैन के पैट्रियार्च बड़ी अदब के साथ अपनी ग्रीटिंग्स को पेश करते हैं, जिसे देख हमारे सेक्ट लीडर और एल्डर्स काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी पीछे से हमारे इकोनॉमी एल्डर जो है तो सेक्ट लीडर को अपने पोस्टर को बराबर करने के लिए कहते हैं। फिर दोनों ही सेट के लीडर एक दूसरे से अपनी ग्रीटिंग्स को एक्सचेंज करते हैं। फिर हमारे सेक्ट लीडर पैट्रियार्च से यहाँ आने का रीजन पूछते हैं, जिस पर पैट्रियार्च बताते हैं कि ये आपके डिसाइपल्स की हमारे सेक्ट में हुई विजिट की वजह से है। सेक्ट लीडर को कुछ समझ नहीं आता, तभी इकोनॉमी एल्डर आकर उनके कान में बताते हैं कि चुनम्युंग, जरूर ये सब कुछ चुनम्युंग की वजह से हुआ होगा, और आप लोग उनके चेहरे पर आई एक्साइटमेंट को देख ही सकते हैं। कुछ देर बाद सेक्ट लीडर के रेसिडेंट में पैट्रियार्च उनसे बताते हैं कि यहाँ वो माउंट सेट के साथ दोस्ती करने के लिए आए हैं। सेक्ट लीडर हैरान होते हुए बोलते हैं, क्या टैंक क्लैन हमारे साथ अलायंस नहीं बल्कि डायरेक्टली दोस्ती करना चाहता है? पैट्रियार्च बोलते हैं कि हाँ, आपको बिल्कुल भी सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। मेरे यहाँ आने के और कोई इंटेंशंस नहीं थे, और इन सब चीज का सबूत है ये मेरी बेटी। टैंक सोसो भी मुस्कुराकर सेक्ट लीडर को ग्रीट करते हुए बोलती है कि मैं पैट्रियार्च की बेटी हूँ, जो कि अपना क्लैन छोड़कर यहाँ माउंट सेट को ज्वाइन करने आई है। सेक्ट लीडर और मार्शल हॉल एल्डर का तो पता नहीं, मगर हमारे इकोनॉमी एल्डर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। सेक्ट लीडर तो यही सोच रहे होते हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। तभी मार्शल हॉल एल्डर उन्हें तसल्ली देते हुए बोलते हैं कि देखो, मैंने तुमसे कहा था ना, हमें अपने डिसाइपल्स पर भरोसा रखना चाहिए। वो लोग यूनान से भी अच्छी खबर लेकर आएंगे। आखिर को वो कोई ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट थोड़ी ना है। सेक्ट लीडर भी बोलते हैं कि हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। और भाई इकोनॉमी एल्डर, मैं आपसे शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि इनके माइंड में अक्षय कुमार का वो पैसा ही पैसा वाला डायलॉग चल रहा होगा। फिर वहां से सीन चेंज होकर के हमें हमारे चुनम्युंग को दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा होता है कि यार ये कितना नाइस और कंफर्टेबल है। चुनबाइक उससे बोलता है कि अच्छा, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? हम देखते हैं कि वो लोग असल में एक पिंजरे में बंद होते हैं, जो कि बीस पैलेस की तरफ जा रहा है। चुनमिंग चुनबाइक से बोलता है कि अच्छा, अगर तुम्हारे पास इससे कोई बेटर सोल्यूशन होता तो तुम ही बता देते। फिर बोलता है कि देखो, अगर हमें इंपीरियल ग्रूम विल चाहिए तो हमें बीस पैलेस के मास्टर से मिलकर बात करनी होगी, वरना ये लोग हमें कुछ नहीं बताने वाले। वैसे भी ये सबसे फास्टेस्ट तरीका है उस मास्टर से मिलने का। चुनबाइक चिल्लाकर बोलता है कि बेवकूफ, ये फास्टेस्ट तरीका मरने का है। चुनम्युंग अपने पीछे बैठी ईसियोल से पूछता है कि वैसे आखिर तुम कब पकड़े गई? ईसियोल बताती है कि वो पूरा टाइम चुनम्युंग के पीछे ही थी। चुनम्युंग उससे बोलता है कि तुम्हें अपनी जीरो प्रेजेंस वाली एबिलिटी का कुछ अच्छा यूज करना चाहिए था। फिर वो दूसरी ओर जोंग को देखता है, जो कि बड़ी उदासी की हालत में मुंह लटकाए बैठा होता है। चुनबाइक बताता है कि उसके कई बार समझाने के बाद भी वो अपने आप को इस मुसीबत की वजह समझ रहा है। चुनम्युंग ये सुन जोंग से बोलता है कि हे, तुमसे किसने कहा कि हम लोग पकड़े गए? हम तो बस कंफर्टेबल मैनर में 20 प्लेस मास्टर के पास जा रहे हैं। जोंग कोई भी रिप्लाई नहीं देता। ये देख चुनम्युंग उससे पूछता है, हे, क्या तुम इस वजह से उदास हो क्योंकि तुमने अच्छा करने की कोशिश की और बुरा कर बैठे? देखो, इस दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, लेकिन आखिर में उन्हीं के साथ बुरा होता है। तो क्या इसका ये मतलब है कि उन्हें अच्छाई नहीं करनी चाहिए थी? नहीं। मुझे ये बताओ, क्या तुमने उन बच्चों को खाना इसलिए खिलाया ताकि वो तुम्हें ग्रेटिट्यूड पेश करे? जोंग बोलता है कि नहीं, मैं तो बस उनकी मदद करना चाहता था। चुनमिंग बोलता है कि ठीक है, फिर अब तुम्हें ये सब कुछ सहना ही होगा। वो बताता है कि माउंट सेट के साथ भी बिल्कुल सेम हुआ था, क्योंकि उसने इस दुनिया को बचाने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, लेकिन जब मुश्किल टली तो इसी दुनिया के लोगों ने उसके कमजोर वक्त में उसका फायदा उठाया। अब इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि माउंट सेट अब अच्छाई करना बंद कर दे। फिर थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलता है कि लेकिन ये सब कुछ मेरे सीनियर की गलती है, लेकिन फिर भी मुझे इन सब चीजों को ठीक करना पड़ रहा है, जबकि वो ऊपर आराम कर रहे होंगे। तभी जोग्युल चुनम्युंग से कहता है कि हे, जरा अपने सामने तो देखो। और फिर सामने के नज़ारे को देख वो सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने सामने 20 पैलेस दिखाया जाता है, जिसे देख चुनबाइक बोलता है कि ये जो कुछ भी हमने रास्ते में देखा उससे काफी डिफरेंट है, क्योंकि वो पूरा पैलेस घने जंगलों से घिरा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वहाँ रोशनी भी इंटर नहीं करती होंगी, और तो और उसकी एंट्रेंस भी ऐसी बनी है जैसे कि कोई बीस्ट की केव हो। चुनम्युंग ये देख बोलता है कि वाओ, देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लोग काफी अमीर है। चुनबाइक मनी मन बोलता है कि यार, ये बंदा हमेशा कुछ ना कुछ अजीबोगरीब सोचते रहता है। अब वो 20 पैलेस में इंटर होते हैं, जहाँ वो पहले वाला मार्शल आर्टिस्ट उन्हें और डराते हुए बोलता है कि हे, क्या तुम जानते हो यहाँ जितने भी प्रिजनर्स इंटर हुए हैं उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं गया।
मगर चुनम्यंग को तो इन बातों से घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो उल्टा उसकी मजा लेते हुए अपने साथियों से कहता है कि हे, ये बंदा जो कुछ भी कह रहा है उसकी नोट्स बनाओ। वो मार्शल आर्टिस्ट गुस्से से आग बगोला होते हुए बोलता है कि ठीक है बच्चे, चलो देखते हैं कि तुम आखिर कब तक ऐसे ही एरोगेंट पेश आते हो। फिर वो लोग बीस पैलेस के इनर एरिया में इंटर होते हैं, जहाँ का सीन बाहरी दुनिया से काफी डिफरेंट होता है, क्योंकि हम यहाँ पर कई सारे मार्शल आर्टिस्ट को अपने पालतू बीस्ट के साथ देखते हैं। वो लोग ये नोटिस करते हैं कि यहाँ के जानवरों का साइज नॉर्मल जानवरों से 2 गुना ज्यादा है, जिस वजह से उनकी और ज्यादा फड़ी आती है। तभी पीछे से वो मार्शल आर्टिस्ट उन्हें और डराते हुए बोलता है कि फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम इन्हीं बीस्ट का खाना बनोगे। चुनबाई की इस जगह को एनालाइज करते हुए बोलता है कि यहाँ पर 100 से भी ज्यादा ट्रेन मार्शल आर्टिस्ट है। इतनी तादाद तो शाओलिन के मॉन्क की भी नहीं होती। और तो और उनके साथी पूरे यूनान में फैले हुए हैं, यानी कि ये उनकी फुल फोर्स भी नहीं है। सच में ये जगह 4 आउटर पैलेस कहलाने के लायक है। अब उन लोगों के हाथ भी खोल दिए जाते हैं। जोगिल पूछता है कि यार, इन्होंने हमसे हमारे वेपन्स भी नहीं लिए, क्या इन्हें इस बात का डर नहीं कि हम यहाँ से भाग जाएंगे? चुनबाइक बोलता है कि नहीं, वो हमें ये बता रहे हैं कि हमारा यहाँ से भागना नामुमकिन है। अब उस पैलेस के इनर कोर्टयार्ड का दरवाजा ओपन होता है और वहां से एक स्ट्रेंज सा बीस्ट जंप लगाकर इन लोगों के ऊपर पहुंचता है। वो सभी उसी की ओर देखने लगते हैं। वो बीस्ट बेझिझक होकर उन पर अटैक कर देता है, लेकिन हमारा चुनम्यंग बड़ी आसानी के साथ उसे पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि वो बीस्ट गुस्से से बिलबिलाकर चुनम्यंग पर अटैक करने की कोशिश करता है। चुनम्यंग ये देख बोलता है कि ये क्या ये एक कैट है? जोग्युल बोलता है कि यार, इसमें तुम्हें कौन सा पार्ट बिल्ली की तरह नजर आ रहा है? जोंग भी बोलता है कि हाँ, ये तो मुझे कोई इनहांस बीस्ट लगता है। चुनम्यंग उसे टीज करने लगता है, ये कहते हुए कि वो काफी क्यूट है। अब ये देख वो जानवर गुस्सा होकर चुनम्यंग के उंगली पर काटने की कोशिश करता है, मगर फिर वो कुछ देख उसे काटने के बजाय चाटना स्टार्ट कर देता है। और उसे देखकर ये समझ आ रहा होता है कि वो ऐसा जानबूझकर नहीं कर रहा, क्योंकि उसे चुनम्यंग के अंदर का डेविल नजर आ रहा होता है। जिसे देख जोंग और जोग्युल भी बोलते हैं कि वाओ, ये बीज तो सच में काफी स्मार्ट निकला। चुनम्यंग बचकानी हरकत करते हुए उसे चुनबाइक की तरफ करते हुए कहता है कि ये लो, इसे काटो, इसे काटो। तभी वहाँ एक और पर्सन की एंट्री होती है, जिसकी प्रेजेंस से ही वो सभी सहम जाते हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा होता है जैसे कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि अपने आप में ही एक जानवर हो। चुनबाइक उसे देख बोलता है कि ये बंदा इस जगह का ट्रू रूलर है। इसकी प्रेजेंस को मैं टैंक क्लैन के पैट्रियार्च की प्रेजेंस से कंपेयर भी नहीं कर सकता। वो पैलेस मास्टर इन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि हे, तो क्या तुम ही सेंट्रल प्लेन से आए हुए कमीने हो? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो एक लंबी सी सांस अंदर की ओर खींचता है, जिसे देख चुनम्यंग के हाथ में मौजूद बीस्ट अपने दोनों कानों को बंद कर देता है। फिर अगले ही सीन में वो एक जोरदार चीख मारते हुए पूछता है कि कौन हो तुम लोग, जल्दी से अपनी आइडेंटिटी को रिवील करो। उसकी इस गरजदार आवाज को सुन वो सभी अपने कान बंद कर देते हैं। चुनबाइक सोचता है कि ये क्या था, मैंने आज से पहले कभी इतनी हॉरिफाइंग आवाज को नहीं सुना। मैं अपनी जिंदगी के अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन से मिल रहा हूँ। वो पैलेस मास्टर गुस्से से बोलता है कि मेरे सवाल का जवाब दो, वरना मैं तुम सभी को यहीं पर ही मार दूंगा। चुनबाइक तो अब यही सोच रहा होता है कि करे तो करे क्या, क्योंकि एक छोटी सी गलती और ये बंदा हम सभी के काम को तमाम कर देगा। तभी चुनम्यंग उसकी टेंशन दूर करते हुए चिल्लाकर बोलता है कि हम लोग यहाँ पर माउंट वर्सेट से आए हैं और हमें यहाँ कुछ ढूंढने में तुम्हारी मदद चाहिए। अब उसे इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता देख जोंग और जोग्युल अपने जीने की बची कुची उम्मीद भी खो देते हैं। वो पैलेस मास्टर बोलता है कि अच्छा, तो तुम माउंट वर्सेट से बिलोंग करते हो, वही सेट जो कि कभी ग्रेटेस्ट हुआ करता था। चुनम्यंग बोलता है कि हाँ बिल्कुल। पैलेस मास्टर बोलता है, ये सेक्ट शांजी में मौजूद है ना? चुनम्यंग बोलता है कि जी हाँ। पैलेस मास्टर बड़ी स्पीड से मूव करते हुए चुनम्यंग के बिल्कुल ही सामने पहुंच जाता है और फिर अपनी गरजदार आवाज में पूछता है, क्या तुम लोग उसी ग्रेटेस्ट प्लम ब्लॉसम शॉर्ट सैंड के डिसेंडेंट हो? उनमें से किसी की भी जवाब देने की हिम्मत नहीं होती। वो अपने दोनों हाथ चुनम्यंग की तरफ बढ़ाने लगता है, जिसे देख चुनबाइक काफी घबरा जाता है। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि उसने अपने दोनों हाथों से चुनम्यंग को हवा में उठा लिया होता है और मारे खुशी के ये ऐलान करता है कि दावत प्रिपेयर की जाए, हमारे यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट मेहमान आए हैं। ये सुनते ही वो सभी के सभी खुशी के मारे नाचने लगते हैं। यहाँ चुनम्यंग के साथियों को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सिचुएशन अचानक से इतनी चेंज कैसे हो गई। चारों ओर ढोल ताशे बजने लगते हैं, सभी के सभी लोग खुशी के मारे झूम रहे होते हैं। अब इन लोगों के लिए एक दावत का बहुत ही शानदार दस्तरखान प्रिपेयर किया जाता है। यूनान की स्पेशल वाइन को पीने के बाद तो उन्हें मजा ही आ जाता है। चुनबाइक बोलता है कि यार, मैंने आज से पहले कुछ भी इतना टेस्टी ड्रिंक नहीं किया। इसका टेस्ट तो बिल्कुल ही इनडिस्क्राइबेबल है।
पीछे से पैलेस मास्टर उसे एक थपकी लगाते हुए बोलता है कि बच्चे, तुम अच्छे से जानते हो कि किसी चीज की तारीफ किस तरह की जाए। वो बताता है कि वो हमेशा से ही माउंट ऑसेट को एक बार विजिट करना चाहता था, लेकिन वो सेंट्रल प्लेन्स में होने की वजह से वो वहां पर कभी जा नहीं पाया। लेकिन अब जबकि वहां के डिसाइपल्स ही यहाँ पर आए हैं तो ये उसके लिए काफी खुशी की बात है। बेचारा चुनबाइक तो अब भी अपनी पीठ सहला रहा है। तभी जोगिल पूछता है, क्या यूनान में प्लम ब्लॉसम शॉर्ट सेंट इतने ज्यादा मशहूर है? अब ये सुनते ही पैलेस मास्टर काफी गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाकर बोलता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, प्लम ब्लॉसम शॉर्ट सेंट इस पूरे दुनिया के हीरो है। अब मुझसे ये मत कहना कि तुम सेंट्रल प्लेन्स के लोग इस दुनिया के 5 डीमन रिपेलिंग हीरोज के बारे में कुछ नहीं जानते। मासूम जोगियुल कह देता है कि हाँ, मैंने तो उनका नाम कभी नहीं सुना। अब ये सुनते ही पैलेस मास्टर का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो बोलते हैं कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, अगर वो लोग नहीं होते तो ये यूनान और सेंट्रल प्लेन डिमोनिक कल्ट के हाथों तबाह बर्बाद हो जाता। तुम सेंट्रल प्लेन्स के कमीनों, क्या तुम्हारे दिलों में अपने प्रोटेक्टर के लिए जरा भी इज्जत नहीं है? अब उसे इतना हाइपर होता देख चुनमिंग उससे बोलता है कि यार ये तुम क्या कर रहे हो। पैलेस मास्टर भी अपने सेंसेस में आते हुए बोलता है कि हाँ यार, ये लोग तो प्लम ब्लॉसम के डिसेंडेंट है, मुझे इन पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। फिर पूछता है कि यार आखिर तुम उन 5 हीरोज के बारे में कैसे नहीं जानते, जरा बताना तो आखिर डिमोनिक कल्ट किस तरह डिफीट हुआ था। चुनबाइक बताता है कि उसे सिर्फ इतना ही पता है कि सेंट्रल प्लेन्स के सभी लोगों ने एक साथ मिलकर उसे डिफीट किया था। पैलेस मास्टर बोलता है कि ये तो बिल्कुल ही बकवास है, उनकी जमा की हुई फोर्सेस तो इन 5 हीरोज के बगैर भेड़ बकरियों की तरह मारी जाती। बेचारा चुनबाइक मनी मन सोच रहा होता है कि आखिर मैंने इसे जवाब ही क्यों दिया, मुझे तो इससे बात करने से भी डर लग रहा है। पैलेस मास्टर बताता है कि उन 5 हीरोज ने उस बैटल में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था, जिनमें से एक तुम्हारे एंसेस्टर और दूसरे टैंक क्लैन के डार्क सुप्रीम है। और रही बात बचे हुए 3 की, तो उस बारे में तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। जोगियुल फिर से मुंह मारते हुए बोलता है कि ऐसा क्यों? पैलेस मास्टर बताता है कि फायर डीमन रिपेलिंग हीरोज असल में एक ग्रुप था जिसमें प्लम ब्लॉसम शॉर्ट सेंट और डार्क सुप्रीम मौजूद थे। इन्हीं की अचीवमेंट से मिलने वाली फेम उन लोगों को भी दी गई जो कि इनके जूतों के धूल के बराबर भी नहीं थे। इसीलिए तुम्हें बस इतना याद रखना है कि प्लम ब्लॉसम शॉर्ट सेंट ने इस दुनिया को डिमोनिक कल्ट से बचाया था। चुनम्युंग तो उसकी बातें सुनकर काफी प्राउड फील कर रहा होता है। पैलेस मास्टर बताता है कि जब उन डिमोनिक कल्ट के लोग यूनान पहुंचे तो सेंट्रल अलायंस के लोगों ने हमारी ओर से अपना मुंह मोड़ दिया, हमें उन डिमोनिक कल्ट के लोगों के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया। और जब हम खत्म होने की कगार पर थे तब वो अपीयर हुआ, प्लम ब्लॉसम शॉर्ट सेंट, जिसने सिंगल हैंडेडली डिमोनिक कल्ट के लोगों को यहाँ से रिट्रीट करने पर मजबूर कर दिया। सेंट्रल प्लेन्स की तरफ से मिले धोखे की वजह से हम काफी बाल सरवाइव कर पाए थे। उसके बाद भी जब दोबारा से डिमोनिक कल्ट ने हमें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, उस वक्त भी प्लम ब्लॉसम शॉर्ट सेंट और डार्क सुप्रीम ही थे जिन्होंने हमारी मदद की। मैंने तो ये भी सुना है कि उन सेंट्रल प्लेन्स के कमीनों ने सिचुआन को हमारी हेल्प करने से रोका था। चुनबाइक को अब समझ आता है कि आखिर ये सेंट्रल प्लेन्स से इतनी नफरत क्यों करता है। पैलेस मास्टर बोलता है कि आखिर हम अपने सेवियर को चेरिश क्यों ना करें, हमने तो उसके लिए यहाँ एक श्राइन भी बनाई है जहाँ हर साल मेमोरियल सर्विस रखी जाती है। जो अपने मदद करने वाले का एहसानमंद नहीं होता वो एक कीड़े से भी बदतर है। चुनम्युंग इन बातों को सुन सोचता है, मैं तो यहाँ यूनान में अपने दोस्त के साथ सिर्फ मजे के लिए उन डिमोनिक कल्ट के लोगों को मारने आया था। लेकिन छोड़ो भी, ये सब कुछ सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। पैलेस मास्टर उसके तारीफों के पुल बांधने लगता है, जिसे सुन चुनम्युंग की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। पीछे बैठा चुनबाइक भी ये देख सोचता है कि यार देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बच्चे का दिमाग खराब हो चुका है। पैलेस मास्टर बोलता है कि तुम सेंट्रल प्लेन के वो अकेले लोग हो जिनका हम यहाँ पर एक मेहमान की तरह इस्तेकबाल करेंगे, इसलिए तुम्हारा यहाँ हमेशा वेलकम है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पैलेस मास्टर और चुनम्युंग बड़े ही मजे के साथ ड्रिंक एंजॉय कर रहे होते हैं। जोंग ये देख बोलता है कि यार इन दोनों की बॉन्डिंग कुछ ज्यादा ही अच्छी हो चुकी है। जोगियुल भी बोलता है कि हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कि बाप बेटे कई सालों बाद मिले हो। चुनबाइक पैलेस मास्टर को देख अपने मनी मन बोलता है कि यार ये सोचना कि ये बंदा हमारे एंसेस्टर को हमसे ज्यादा चेरिश करेगा, ये सच में काफी सिंसियर है। फिर बोलता है कि मैंने प्लम ब्लॉसम शॉर्ट सेंट के कारनामे अपने आंखों से तो नहीं देखे, लेकिन अगर वो सच में इतने ही ग्रेट है जितने कि आप बता रहे हो तो फिर आखिर सेंट्रल प्लेन में इस बारे में क्यों बात नहीं की जाती। अब ये सुनते ही वहाँ का माहौल दोबारा से टेंस हो जाता है। पैलेस मास्टर बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उन सेंट्रल प्लेन्स के कमीनों ने हिस्ट्री को इस तरह मैनिपुलेट किया जैसे कि वो सब कुछ कभी हुआ ही नहीं था। और भाई ये सच में काफी डिस्गस्टिंग है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये पार्ट यहीं पर ही एंड होता है। इस पार्ट में मैंने इस सीरीज के अब तक रिलीज हुए सभी चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर दिया है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मेरे अभी फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं,
जिस वजह से मैं 18 मई तक अपने चैनल पर ब्रेक पर हूँ। फिर भी मैंने जैसे तैसे टाइम निकाल कर इसे एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप लोगों को यह तसल्ली हो जाए कि हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। और रही बात हमारे नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट वाली सीरीज की, तो उसे भी हम 18 मई के बाद ही कंप्लीट करेंगे। इतनी प्यारी सीरीज होने के बाद भी उसके लॉन्ग पार्ट पर इतना बुरा रिएक्शन मिला है कि क्या ही बताऊं। पूरा दिन वेट करने के बाद भी उस पर आपके 10 के व्यूज भी कंप्लीट नहीं हुए थे। उसी के दूसरे साइड एआई वॉइस वाले चैनल्स पर एक ही दिन में 100 के से ज्यादा व्यूज आ जाते हैं, जो कि सच में काफी डिप्रेसिंग है। अगर आप सच में ये समझना चाहते हैं कि खुद की वॉइस रिकॉर्ड करने में कितनी मेहनत लगती है, तो सिर्फ 1 घंटा एक रूम में बैठकर रिकॉर्ड करके देखें। आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि ये काम जितना देखने में लगता है उतना आसान है नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। गुड बाय, टेक केयर।